तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि भैया कॉम्पटन शिफ्ट का जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से किया जाता है। अब ये कॉम्पटन इफेक्ट वाला टर्म आया कहाँ से? भैया पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें करी, क्वांटम फिजिक्स कहाँ से आया, क्या प्रॉपर्टीज है और बहुत सारी चीज़ों की बात करी। उसमें मैंने बताया था आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। जब आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव हुआ, तो इसने क्या किया कि लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव कर दिया। क्या किया भैया? पार्टिकल नेचर को प्रूव कर दिया, जिसमें इसने बताया कि लाइट जो है वो फोटॉन्स में ट्रेवल करती है। लाइट की जो एनर्जी है वो किस में ट्रेवल करती है भैया? फोटॉन्स में ट्रेवल करती है। 1923 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कॉम्पटन, और उन्होंने क्या कहा कि भैया अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बता रहा है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है और वो फोटॉन्स में ट्रेवल कर रहा है, तो क्या ठीक उसी तरीके से जितनी भी हमारी रेज होती है, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, क्या इनका भी कोई पार्टिकल नेचर होगा? क्या इनका भी पार्टिकल नेचर होगा? और अगर है तो ये जब अगर किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते, जिस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन हमारा इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है तो सर्टेन चीजें दिख रही हैं, ठीक उसी तरीके से क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी अगर एक्सरे और गामा रेज को हम किसी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कराएं? क्या उसमें भी फोटोन वाली चीज आती है? क्या उसमें भी वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली चीज आती है? यही चेक करने के लिए कॉम्पटन इफेक्ट को जन्म दिया गया। अब ये कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से था कि इन्होंने क्या किया कि एक मॉलिबेडनम एक्सरे ट्यूब ली। इन्होंने क्या किया? एक मॉलिबेडनम एक्सरे ट्यूब ली और इसके एक फोटोन को अब शुरू में तो नहीं पता था कि ये क्या चीज है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक ट्रिगर बनाया, गन टाइप की बनाई, और इन्होंने इस एक्सरे के एक मॉलिक्यूल को फायर किया। किसकी तरफ फायर किया भैया? इस ग्रेफाइट के बॉक्स की तरफ। यहां पे एक ग्रेफाइट का बॉक्स रखा हुआ है। किसका बॉक्स रखा हुआ है भैया? ग्रेफाइट का बॉक्स रखा हुआ है। हम सबको पता है कि ग्रेफाइट में क्या पाया जाता है भैया? कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? कार्बन पाया जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो फोटोन है ये जाके कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ जाके स्ट्राइक कर रहा है। अब ये स्ट्राइक होने के बाद कुछ एक हमें इफेक्ट दिख रहा है जिसे हम कॉम्पटन इफेक्ट बताते हैं। इतनी चीज हमें समझ में आ गई कि भैया ये कॉम्पटन की जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसकी चीजें क्या थी, इसके टूल्स क्या क्या थे। सबसे पहले तो इसने क्या लिया? एक मॉलिबेडनम एक्सरे ट्यूब लिया, जहां से इसने क्या किया? एक फोटोन को इंसिडेंट कराया। किसके ऊपर इंसिडेंट कराया? ग्रेफाइट के ऊपर इंसिडेंट कराया, जिसमें कार्बन है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन पे जाके ये फोटोन इंसिडेंट होता है। अभी इस चीज पे गौर मत करो, ये क्या हो रहा है इसको मैं अब बताता हूं, ठीक है। इतना होने के बाद अब ये चीज आप इस तरीके से समझो कि एक कोई बॉल है, ठीक है। अब इसी बॉल को तुम कह दो फोटोन। क्या कह दो भैया? फोटोन। यहां पे कुछ दूर में एक और बॉल रखी हुई है। जब इस बॉल की तरफ फायर करोगे, जब इस बॉल को, जिसका नाम फोटोन है, इलेक्ट्रॉन वाली बॉल की तरफ फायर करोगे तो क्या होगा भैया? जब ये दोनों स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा? किसी डायरेक्शन में तुम्हारी इलेक्ट्रॉन वाली बॉल चली जाएगी और किसी एक दूसरी डायरेक्शन में तुम्हारी फोटोन वाली बॉल डिविएट हो जाएगी। क्या हो जाएगा भैया? डिविएट हो जाएगी। मैंने एक बॉल ली और मैंने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन वाली बॉल पे स्ट्राइक किया। कंचे होते हैं, हमने कंचे खेले, ठीक है। जब तुम कंचों से दूसरे कंचे को मारोगे तो क्या होगा? वो वाला कंचा तो एक डायरेक्शन पकड़ ही लेगा, वो किसी और डायरेक्शन में डिविएट हो ही जाएगा। लेकिन ये जो ऑलरेडी मूविंग कंचा है ये भी किसी अनदर डायरेक्शन में डिविएट हो जाएगा। अगर अभी जाते टाइम ये इस डायरेक्शन में है तो वो हो सकता है कि इस डायरेक्शन में मूव हो जाए, वो हो सकता है इस डायरेक्शन में मूव हो जाए, या हो सकता है वो सीधे चलता रहे, या हो सकता है वो इस डायरेक्शन में मूव हो जाए। तो ये चीज होती है। अभी के लिए ऐसा मान लो कि जो हमारा फोटोन है आफ्टर इंसिडेंस वो किस डायरेक्शन में चला गया भैया? ये ऊपर वाली डायरेक्शन में चला गया। अब ये जो नॉर्मल है, जो इसकी प्रीवियस डायरेक्शन है,
इसके साथ ये जो एंगल बनाता है इसे हम कहेंगे भैया थीटा। क्या कहेंगे भैया? थीटा। ठीक उसी तरफ जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी तरफ जहां पे भी डिविएट हुआ है, वो नॉर्मल के साथ जितना भी एंगल बना रहा है उसे हम कह देंगे क्या भैया? फाई। क्या कह देंगे भैया? फाई। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई कि ये किस तरीके से काम कर रहा है? ये किस तरीके से काम कर रहा है? ये तो हमने देख लिया भैया कंचों के एग्जाम्पल से। ये तो भैया हमने देख लिया कंचों के एग्जाम्पल से, हमने बॉल्स के एग्जाम्पल से देख लिया कि किस तरीके से ये स्कैटरिंग हो रही है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वहां पर बहुत सारे फोटॉन्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसी चीज को, ये डायग्राम बनाना हो तो जरूर बना लेना है। इसी चीज को अपन थोड़ा फॉर्मली देख लेते हैं, प्रॉपर डायग्राम के साथ देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब जिसको ये चीज नहीं समझ में आई कि भैया ये जो पूरा हिसाब किताब चल रहा है, सपोज ये जो पूरा हिसाब किताब चल रहा है कि ये जो हमारा फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर रहा है, भैया ये किस तरह स्ट्राइक कर रहा है? बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि फोटोन तो चलो हम समझ लिए कि सिर्फ एक एंटिटी है, सिर्फ एक एंटिटी है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो कार्बन के अंदर पैक्ड है ना, ये तो कार्बन के अंदर पैक्ड है। एक छोटे लेवल पे किस तरीके से ये चीज काम कर रही है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। सपोज ये हो गया हमारा भैया एक कार्बन एटम, ठीक है, ये कार्बन एटम का न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे इतना गौर मत करना, क्या कैसे मैं समझा रहा हूं। जब ये फोटोन फायर किया जाएगा, जब ये फोटोन फायर किया जाएगा तो ये एक्चुअली में कार्बन के उस हिस्से में लग रहा है, ये एक्चुअली में, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि कार्बन के उस हिस्से में लग रहा होगा जहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। और किसी भी जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होता है भैया? आयनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी होती है जो कि सफिशिएंट एनर्जी है, जितनी एनर्जी पाके ये अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ये समथिंग 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट साइज में होती है, मुझे उतना क्लियर नहीं है कि माइनस में है कि प्लस में। ठीक है, तो जब ये फोटोन इसके साथ स्ट्राइक करेगा और इस फोटोन के साथ इतनी ज्यादा एनर्जी है कि ये 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। और जब इतनी एनर्जी, ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो ये एटम से बाहर तो निकलेगा ही, ये एटम से बाहर निकलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसको एक काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भैया? काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। और इसी इलेक्ट्रॉन को फर्दर हम कहेंगे भैया रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे भैया? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अभी चीजें आपको और अच्छे समझ में आएंगी, अभी इस चीज को इतना समझो। ठीक है, क्या हुआ भैया? ये एटम है कार्बन का, ये एटम है कार्बन का, हमने क्या किया? एक फोटोन को इसके इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक किया और आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका जितना है 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे ज्यादा एनर्जी इस फोटोन के साथ थी जिसने नॉक ऑफ कर दिया। क्या कर दिया भैया? नॉक ऑफ कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल दिया। और क्योंकि इसके पास जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसने कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी भी इस इलेक्ट्रॉन को दी होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पास मोशन आ गया, इलेक्ट्रॉन के पास मोशन आ गया, और इसे हम कह देंगे भैया रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। चलिए अब इसका ओरिजिनल डायग्राम बना लेते हैं भैया। इतना आप लोग बनाना चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो, ताकि चीजें आपको भूल ना जाए। क्या हो गया भैया? बहुत सही। चलो जब इसका ओरिजिनल डायग्राम अपन देखें, अब देखो यहां पे ये चीज मैंने जो बनाई है, इसमें मैंने क्या दिखाया है? इसमें मैंने क्या दिखाया है कि भैया एक फोटोन है जिसको हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक कराया, जिसमें ये फोटोन एक किसी डायरेक्शन में निकल गया और जो इलेक्ट्रॉन था वो किसी दूसरी डायरेक्शन में डिविएट हो गया, जैसा कि मैंने अभी आपको कंजों वाले एग्जाम्पल से बताया था। अब ये जो फोटोन है जब ये स्ट्राइक हो रहा होगा तो क्या इसकी कोई एनर्जी होगी? क्या इसकी कोई एनर्जी होगी?
और एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था भैया, एच न्यू। क्या देखा था भैया, एच न्यू। साथ ही साथ क्योंकि ये एक लीनियर मोशन में है, क्योंकि ये एक लीनियर मोशन में है, क्या इसके पास एक मोमेंटम होगा? हाँ जी भैया, मोमेंटम होगा। और इस मोमेंटम को हम क्या कहेंगे भैया, एच न्यू बाई सी। क्या कहेंगे भैया, एच न्यू बाई सी। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा, तो क्या अपनी ये कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा? क्या अपनी ये कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा? पहला तो इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल से बाहर निकालने के लिए, है ना, उतनी एनर्जी लग रही होगी। साथ ही साथ इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो भी इसी एनर्जी से मिल रही होगी। जब कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देने के बाद उसके पास थोड़ी सी कम एनर्जी बचेगी, थोड़ी सी कम एनर्जी बचेगी, मतलब कि ये जो फोटोन डिविएट हुआ है इसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन से कम होगी। क्या होगी भैया, इंसिडेंट फोटोन से कम होगी, जिस कम एनर्जी को हम ई डैश के नाम से देखेंगे, ठीक है। और एच न्यू, और यहां जो न्यू होगा मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी एनर्जी कम हुई है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया, समझ में आ गई। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी को और किस फॉर्मूले से लिखा जाता है भैया, एच सी बाय लैम्डा। किस फॉर्मूला से लिखा जाता है भैया, एच सी बाय लैम्डा, जो कि सी हमारा क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। और जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है हमारा भैया, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। क्या भैया, इट इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। अब इस केस में इसको भी एच सी बाय लैम्डा ही लिख लो, इसको भी एच सी बाय लैम्डा ही लिख लो। ये जो लैम्डा है ये इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, ये इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है। लेकिन जो ये वाला लैम्डा है इसको हम लैम्डा डैश से डिनोट करेंगे, क्योंकि एनर्जी कम हुई है, क्योंकि ये एनर्जी कम हुई है और जो वेवलेंथ है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो वेवलेंथ है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा भैया, जो हमारा वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगी। क्या होगा भैया, हमारा वेवलेंथ बढ़ जाएगा। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें क्या समझ में आ जाता है कि जो लैम्डा डैश है वो ग्रेटर देन है लैम्डा से। जो लैम्डा डैश है मतलब कि कोलिजन के बाद की जो वेवलेंथ है, जो कि कोलिजन के बाद की वेवलेंथ है वो हमारा कोलिजन से पहले वाली वेवलेंथ से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, एक बार और समझो। क्योंकि इसके पास जो एनर्जी थी इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और उसको काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन फोटोन की एनर्जी कम हो गई और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। तो हमारा वेवलेंथ क्या करेगा, बढ़ जाएगा। जैसे एनर्जी हमारी कम होगी ठीक उसी टाइम पे हमारी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगी। जिससे क्या समझ में आता है कि जो लैम्डा डैश आफ्टर कोलिजन वाली वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी बिफोर कोलिजन वाली वेवलेंथ। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? कुल मिला के देयर विल बी अ शिफ्ट, देयर विल बी अ शिफ्ट इन द वेवलेंथ, देयर विल बी अ शिफ्ट इन द वेवलेंथ, जिसे हम डेल्टा लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसे हम डेल्टा लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इसी शिफ्ट को कहा जाता है भैया कॉम्पटन शिफ्ट। क्या कहा जाता है भैया, कॉम्पटन शिफ्ट। क्या कहा जाता है भैया, कॉम्पटन शिफ्ट। क्या कहा जाता है भैया, कॉम्पटन शिफ्ट। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? इसी कॉम्पटन शिफ्ट के फॉर्मूले को हम आज डिराइव कर रहे होंगे। चलिए इतनी चीज हमें क्लियर हो गई भैया, ये कॉम्पटन शिफ्ट किस तरीके से आया। अब देखो, इसकी तो कुछ एनर्जी थी, ठीक है, इसके पास कुछ मोमेंटम भी था। क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास बिफोर कोलिजन कोई भी मोमेंटम या एनर्जी होगी? गेस करो, कमेंट से मुझे बताओ कि क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले कुछ एनर्जी या कुछ मोमेंटम होगा? अगर मैं बात करूं एनर्जी की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर को मैं बिना डैश के रिप्रेजेंट करूंगा और आफ्टर को मैं डैश के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन क्या यहां पे प्रेजेंट होगी? हाँ जी भैया, प्रेजेंट होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रैंडम मोशन में होता है। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन में होता है, मतलब कि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, कुछ ना कुछ एनर्जी है, जिसकी वजह से जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन है वो क्या आ पाएगी, वो हो जाएगी भैया m0 c²। m0 c², m0 कितना हो गया भैया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
और c स्क्वायर हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का। अब क्या इसके पास कोई मोमेंटम भी होगा? क्या इसके पास कोई मोमेंटम भी होगा? तो नहीं भैया, मोमेंटम इस केस में जीरो हो जाएगा। अब आप कहोगे भैया इसके पास एनर्जी है तो इसके पास मोमेंटम क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है या फिर ये न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन में है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी लीनियर मोशन नहीं है, कोई भी लीनियर मोशन नहीं है, तो हम बोल देंगे कि भैया इसके पास कोई भी मोमेंटम नहीं है। क्योंकि मोमेंटम क्या बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास लीनियर मोमेंटम है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बाद अगर लीनियर मोशन है तो हम कहेंगे कि भैया उसके पास मोमेंटम है। तो क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई कि भैया यहाँ पे मोमेंटम क्यों नहीं होगा? क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है कि भैया यहाँ मोमेंटम क्यों नहीं होगा? ये तो बात हो गई भैया हमारा बिफोर कोलिजन की, ये तो बात होगी भैया हमारा बिफोर कोलिजन की। अब देख लेते हैं भैया आफ्टर कोलिजन क्या चीज होने वाली है। अब अगर मैं बात करूं भैया आफ्टर कोलिजन की, तो आफ्टर कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, जो कि हम ई डैश इलेक्ट्रॉन के डैश एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इसको याद रखना, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे भैया mc स्क्वायर से। भैया यहाँ पे m है, यहाँ पे m नॉट है। तो भैया इस केस में क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बदल चुका है। क्या हो गया भैया? मास बदल चुका है। अब आप बोलोगे भैया क्या मास चेंज होता है? क्या मास चेंज होता है? तो हाँ जी भैया, मास चेंज होता है अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और जो उसकी स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट है, उसकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट है, तो इस केस में क्या होगा भैया? उसका मास बदल जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा फोटोन है वो स्पीड ऑफ लाइट से इंसिडेंट हुआ है, तो इसका जो मास है वो चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बदल जाएगा इस केस में। तो ये चीज आप नोट जरूर कर लेना भैया, ताकि आपको चीजें पता रहे कि क्यों मास चेंज हो गया। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं भैया इसके पी डैश की, तो आफ्टर कोलिजन इसके पास मोमेंटम क्या आ जाएगा भैया? मास इनटू वेलोसिटी। इसकी जो भी वेलोसिटी होगी और साथ ही साथ इसका जो भी मास होगा। तो ये दो चीजें हमें समझ में आ गई कि भैया बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम और एनर्जी होगी और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम और एनर्जी होगी। इस चीज को आप नोट करो। उसके बाद हम बढ़ते हैं भैया अपनी डेरिवेशन की तरफ। इतना याद रखना कि ये जो कोलिजन हुआ है ये इलास्टिक कोलिजन है भैया। कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? आइंस्टाइन की जो एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन के जो फॉर्मूलाज हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं, अप्लाई होते हैं, ठीक है। इस चीज को नोट करो, फिर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। यार आप लोग की किस्मत इतनी खराब है कि स्लाइड ही पूरी उड़ गई और मुझे ये दोबारा बनाना पड़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें चीज क्या समझ में आई कि भैया जो ये फोटोन है, इंसिडेंस के टाइम पे इसका एनर्जी इतना है, मोमेंटम इतना है। इलेक्ट्रॉन का जो बिफोर कोलिजन एनर्जी और मोमेंटम कितना है भैया? m नॉट c स्क्वायर और 0 है। ये आफ्टर कोलिजन की वैल्यू है और ये आफ्टर कोलिजन की वैल्यू है किसकी भैया? फोटोन की। जब हम इसमें अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, तो क्या समझ में आएगा भैया कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब कि कोलिजन से बिफोर कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था वो बराबर होगा किसके भैया? कोलिजन के बाद में जितना मोमेंटम है उसके। अब जैसा कि हमें पता है कि जो भैया मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होगी भैया? वेक्टर क्वांटिटी। तो अपन डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि बिफोर कोलिजन जो भी P है और PE है इन दोनों को ऐड कर दिया और आफ्टर कोलिजन जो P डैश है और PE डैश है उसको ऐड कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते। अपन क्या लेंगे भैया? ये जो PE डैश है, क्योंकि बिफोर कोलिजन के जो भी मोमेंटम है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यहां चीजें बैलेंस करने के लिए हमें इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो जैसा कि ये जो p डैश है इसका कुछ भैया x कंपोनेंट आ रहा होगा जो कि होगा cos थीटा। अब ये थीटा कौन सा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो फाई होगा। ठीक उसी तरीके से जैसा p डैश का x कंपोनेंट p डैश cos थीटा है, उसी तरीके से जो इसका y कंपोनेंट होगा वो कितना होगा भैया p डैश साइन थीटा। कितना होगा भैया p डैश साइन थीटा होगा। अब ये जो pe डैश है मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, इसका x कंपोनेंट कितना होगा भैया, इसका x कंपोनेंट होगा pe डैश cos थीटा और इसका y कंपोनेंट होगा भैया pe डैश साइन थीटा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया समझ में आ गई। अब ये दो डायरेक्शंस हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों एक्सिस के अलोंग हमें अलग अलग मोमेंटम को अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग मोमेंटम के फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग हमें क्या दिख रहा है कि भैया जो P है वो तो फोटोन के लिए इंडिविजुअल है hν/c, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के लिए है वो 0 है। तो भैया एक्स एक्सिस में जो हमारा लेफ्ट साइड होगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो कितना होगा भैया p + 0 और आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम कितना होगा भैया, आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम उतना होगा जितना हम इन दोनों के x कंपोनेंट को ऐड करके निकालेंगे। तो इनका x कंपोनेंट जब आपस में ऐड होगा तो कितना होगा भैया p डैश cos थीटा प्लस pe डैश cos थीटा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, इन सब की वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ वैल्यू क्या है भैया hν/c, यहाँ पे वैल्यू क्या है hν/c इज इक्वल टू p डैश की वैल्यू क्या थी hν डैश डिवाइडेड बाई c और ये हो गया cos थीटा। p डैश की वैल्यू क्या है mv cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहां क्योंकि दोनों तरफ c की वैल्यू है, इस c को उधर ट्रांसफर कर दो, इस c को उधर ट्रांसफर कर दो। जब ये उधर जाएगा तो एक c से एक c कट जाएगा तो ये हो जाएगा भैया hν cos थीटा। और इधर साइड क्योंकि कोई भी c डिवाइजर में नहीं है तो कहाँ क्या होगा भैया, ये होगा mcv। मतलब कि हमने क्या किया, ये एक्चुअली v नहीं है, हाँ ये v है, ये वाला v है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना थोड़ा सा, ये न्यू है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारा न्यू है वो होता है भैया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा होता है और जो v है ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है। इस केस में v को हम कंसिडर कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इतनी चीज जरूर ध्यान रखना। तो mcv, c जब उधर गया तो इधर तो कट गया, कैंसिल हो गया, लेकिन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो गई भैया हमारी पहली इक्वेशन। क्या हो गई भैया हमारी पहली इक्वेशन? ये हमने देख लिया अलोंग एक्स एक्सिस का। ठीक इसी तरीके से अलोंग वाई एक्सिस का भी निकाल लो, ठीक इसी तरीके से अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू भी निकाल लो। अलोंग वाई एक्सिस क्या यहाँ पे हमें कोई भी बिफोर कोलिजन का मोमेंटम दिख रहा है? क्या वाई एक्सिस में बिफोर कोलिजन कोई भी मोमेंटम है? नहीं भैया नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए बिफोर कोलिजन में हम डाल देंगे भैया 0। बिफोर कोलिजन कोई भी मोमेंटम नहीं था, लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या होगा, p साइन थीटा, एक सेकेंड, यहां पे मैंने थीटा लिखा है, फाई लिखा है, यहां पे फाई होगा भैया आपका, यहां पे होगा फाई। क्या होगा भैया फाई। क्यों होगा फाई? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वाला कंपोनेंट है उसका एंगल कितना है भैया फाई है। ठीक उसी तरीके से अब जब हम यहाँ पे y कंपोनेंट की बात कर रहे होंगे, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में क्या होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आपस में कैंसिल कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे भैया, आपस में माइनस हो रहे होंगे। तो यहाँ p साइन थीटा माइनस, एक सेकेंड, ये आफ्टर कोलिजन है ना, p डैश साइन थीटा माइनस pe डैश साइन फाई। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब ये आफ्टर कोलिजन का p डैश कितना होगा भैया, आफ्टर कोलिजन का p डैश होगा hν/c और यहाँ पे साइन थीटा माइनस p डैश कितना होगा भैया, p डैश हो गया हमारा mv साइन फाई।
क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। इसके बाद क्या करो भैया, ये जो mv sin फाई है इसको इधर ले आ लो। mv sin फाई को हमने दूसरी तरफ भेज दिया h न्यू बाय c sin थीटा। जिस तरीके से इस c को हम उस केस में दूसरी तरफ लेके आए थे, इधर भी इधर ला लो। mcv sin फाई इज इक्वल टू h न्यू sin थीटा। ये जो इक्वेशन हुई ये हो गई भैया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गई भैया? इक्वेशन नंबर 2। अब हम अपना अगला स्टेप क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या करना है कि भैया ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है और साथ ही साथ जो इक्वेशन नंबर 1 आई हुई है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई हुई है, इनके दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, दोनों को हम ऐड करके और क्या करेंगे भैया? स्क्वायर कर रहे होंगे। पहले स्क्वायर करेंगे और फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? ऐड कर देंगे। उसमें भी एक चीज यहां पे क्या कर लो कि ये जो एमसीबी वाली वैल्यू है इसको एक साइड रख लो और एच न्यू वाली वैल्यू को एक साइड कर दो। एच न्यू कॉस थीटा प्लस एमसीवी कॉस थीटा। और वहां पे भी जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एमसीवी वाली वैल्यूज को एक तरफ रखेंगे और एच न्यू वाली वैल्यूज को एक तरफ रख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले भैया ये वाली वैल्यूज को कर लो। एमसीवी साइन फाई, एमसीवी साइन फाई, ठीक है, इसको हमने स्क्वायर किया प्लस इस केस में हमारी एमसीवी वैल्यू क्या है? इस केस में भी यहां पे भैया इक्वल टू होगा एमसीवी कॉस फाई। एमसीवी कॉस फाई कितना निकल रहा है भैया? यहां पे ऐड कर दो एमसीवी कॉस फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या जाएगा? अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी है उसको ऐड कर दो। एच न्यू डैश साइन थीटा, यहां पे आ जाएगा भैया एच न्यू डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा भैया एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का कॉस थीटा। एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का कॉस थीटा, इसका हो जाएगा भैया होल स्क्वायर। जब इसको इतना समझ में आ गया भैया, हमने क्या किया, दोनों जो भी इक्वेशंस है 1 और 2 की, उन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया और उन दोनों के राइट हैंड साइड को हमने ऐड कर दिया है। कैसे ऐड किया है भैया? दोनों तरफ इंडिविजुअली स्क्वायर करके। क्या किया भैया? पहले स्क्वायर किया उसके बाद ऐड किया। इतना करने के बाद जब इन स्क्वायर्स को खोलोगे तो क्या निकल के आ जाएगा भैया? एम सी वी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये एक ब्रैकेट में कर दो। उधर साइड क्या होगा? एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर है। एक्चुअली इसको 12 मत समझना, ये डैश स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में आ जाएगा। प्लस में क्या भैया? अब यहां पे हमारा a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा होगा। सबसे पहला एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस इसमें स्क्वायर कर दो एच स्क्वायर न्यू डैश का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी एच न्यू डैश कॉस थीटा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। इस चीज में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ भैया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लो। एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा भैया? साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। क्या ये कुछ समझ में आ रहा है? क्या ये कुछ समझ में आ रहा है? कितना निकलेगा भैया? जैसा कि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है भैया? ये 1 हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? 1 हो जाता है। एग्जाम में ऐसे मत लिखना, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया है। इज इक्वल टू उधर साइड में हम क्या देख रहे होंगे? इधर कुछ कॉमन में दिख रहा है क्या? इधर कुछ कॉमन में दिख रहा है क्या? ये चीजें हो गई, एक कॉस स्क्वायर थीटा और ये। क्या ये दोनों वैल्यूज आपको सेम दिख रही हैं? एच स्क्वायर म्यू डैश का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे क्या चीज कॉमन है? एच स्क्वायर न्यू डैश का होल स्क्वायर और कॉस थीटा। इन दोनों को एक तरफ कर लो, एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर और इसको तो हमने कॉमन कर लिया। इन दोनों टर्म से एच स्क्वायर और न्यू डैश का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा भैया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, और एक और वैल्यू बची है भैया माइनस 2 एच न्यू और कॉस थीटा। इधर भी सेम कंडीशन होगी भैया, ये 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बचा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या बचा भैया, एच स्क्वायर न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस, यहां पे माइनस होगा भैया, ठीक है, माइनस 2, ये एच इंटू कर दो, एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है? इस चीज को नोट करो जल्दी फटाक से। और यही हो जाएगी भैया आपकी थर्ड इक्वेशन। क्या हो जाएगी भैया? थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना। ये हो गई भैया आपकी थर्ड इक्वेशन। इतना देखने के बाद आगे अगर अपन बढ़े तो जिस तरीके से हमने भैया अभी मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करा, ठीक उसी तरीके से इसी इलास्टिक कोलिजन में हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भैया? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है कि भैया टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है भैया, एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी थी? एनर्जी बिफोर कोलिजन थी एनर्जी ऑफ द फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितनी थी भैया? ई डैश, जो कि होती है एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ द फोटोन प्लस ई डैश, ये वाला सी। अब उसके बाद ई की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो ई की वैल्यू कितनी थी भैया? ई की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ई की वैल्यू कितनी थी भैया? थोड़ा सा एक काम करते अपन, ये वाली जो फोटो है, अब भैया एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी थी भैया? एच न्यू। एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितनी है भैया? एच न्यू डैश। एनर्जी बिफोर कोलिजन ये हो गई एच न्यू और आफ्टर कोलिजन एच न्यू डैश प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी थी भैया? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिफोर कोलिजन थी एम नॉट सी स्क्वायर और आफ्टर कोलिजन कितनी हो गई भैया? एम सी स्क्वायर। मतलब हमारा जो मास है वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ मास? क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन थी वो कितनी इक्विवेलेंट हो गई थी भैया? वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो रही थी। बराबर नहीं, इक्विवेलेंट, मतलब कि उससे थोड़ा सा कम रही होगी। इस केस में क्या होता है? मास चेंज हो जाता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। क्या होगी भैया हमारी इक्वेशन नंबर 4? इसमें भी या तो एक काम कर लो भैया, एम सी स्क्वायर को इधर ला लो, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसको उधर ट्रांसफर कर दो। एच न्यू माइनस एच न्यू प्लस, सॉरी यहां पे प्लस नहीं होगा, यहां पे ये माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया माइनस एम नॉट सी। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे? भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर साइड स्क्वायर करोगे एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लग जाएगा, उधर साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा भैया? पूरे में स्क्वायर होगा। एच न्यू माइनस एम नॉट सी स्क्वायर और ये हो गया भैया होल स्क्वायर। यहां 3 वैल्यूज का होल स्क्वायर हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे भैया? इस एंटिटी को हम एक एंटिटी मान लेंगे, इस एंटिटी को हम एक एंटिटी मान लेंगे और इसको हम एक एंटिटी मानेंगे। दोनों में स्क्वायर कर दो भैया। इधर साइड तो एम स्क्वायर और सी टू द पावर 4 आ जाएगा। इधर साइड क्या होगा भैया? एच न्यू डैश माइनस एच न्यू ये है ना, हाँ जी, यहां पे लगा देंगे होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा हमारा कितना भैया? ये होगा प्लस, यहां पे वो ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 और माइनस में 2 इंटू ए और बी, 2 इंटू ए इंटू बी। यहां पे कितना भैया? एच न्यू माइनस एच न्यू। ठीक है, और इंटू में आ जाएगा भैया एम नॉट सी स्क्वायर। कितना आ जाएगा भैया? एम नॉट सी स्क्वायर। क्या ये चीज हमें समझ में आई कि यहां पे क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा था तो हमने क्या किया? इसको एक एंटिटी मान लिया और इसको ए मान के, इसको बी मान के ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। जब फॉर्मूला लगाया तो ये एक बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ये वाला फॉर्मूला लग चुका है। अब इसको भी तोड़ लो भैया, इसको भी a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। इधर साइड क्या था, m स्क्वायर सी टू द पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा भैया m स्क्वायर सी टू द पावर 4। वहां पे जब हम h न्यू डैश माइनस h न्यू डैश माइनस h न्यू होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा भैया, h न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस h न्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 h न्यू डैश और h न्यू, यही वाली चीज आने वाली है ना। उसके बाद क्या आ रहा है भैया, प्लस m नॉट स्क्वायर c4, m नॉट स्क्वायर और c टू द पावर 4, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है भैया 2 h न्यू डैश माइनस h न्यू और m नॉट c स्क्वायर, 2 h न्यू डैश h न्यू और क्या था यार h न्यू डैश माइनस h न्यू और m नॉट c स्क्वायर। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा अपन इरेज कर लेते बढ़िया से, h न्यू डैश माइनस h न्यू और यहां पे आ जाएगा भैया m नॉट c स्क्वायर। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। क्या हमने सक्सेसफुली पूरे के पूरे इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया है। फाइनली क्या आ जाएगा, m स्क्वायर c टू द पावर 4, एक सेकेंड यहां पे आ जाएगा भैया m स्क्वायर c टू द पावर 4, h स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर h न्यू स्क्वायर माइनस h इंटू h कितना हो जाएगा भैया 2h स्क्वायर और न्यू डैश और न्यू प्लस m नॉट 2c पावर 4 माइनस भैया 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2h न्यू डैश माइनस 2h न्यू, और भैया ये एज इट इज यहां पे हमारा आ जाएगा कौन सा, m नॉट c स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमारी इतनी आ चुकी है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? इस इक्वेशन को नाम दो तो भैया कौन सी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। क्या हो गया भैया, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी लेकिन एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा भर जाएगा बोर्ड हमारा। अब कर रहे होंगे भैया हम सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे भैया, सब्ट्रैक्ट फोर्थ माइनस थर्ड। फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देना है भैया। थर्ड इक्वेशन को थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कौन सी है थर्ड इक्वेशन। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, इसको ला लो कहां पे भैया, फोर्थ इक्वेशन के बाजू में, ये हो गया। चलो इतना देखने के बाद हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है भैया, m स्क्वायर c स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा। भैया बहुत बड़ी इक्वेशन है। हाँ जी यार थोड़ी सी तो बड़ी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। m स्क्वायर c टू द पावर 4 माइनस उधर क्या था m स्क्वायर c स्क्वायर और v स्क्वायर ये ना क्या है, एक सेकेंड, m स्क्वायर c स्क्वायर और v स्क्वायर। राइट हैंड साइड में जब परफॉर्म करोगे राइट हैंड साइड में क्या क्या आ जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, थोड़ा अलग कलर से कर देता हूं ताकि बोरिंग ना लगे आपको। दूसरी तरफ भैया हमारी h न्यू स्क्वायर प्लस h न्यू माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश न्यू प्लस m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4, हाँ c टू द पावर 4 माइनस, यहां पे हमने क्या किया है भैया, यहां पे मैंने इंटू कर दिया था शायद, चलो इसको बाहर ही रहने दो अभी, माइनस यहां नीचे रख रहा हूं, ठीक, माइनस 2h न्यू डैश, ये वाली इक्वेशन h न्यू डैश माइनस h न्यू, और यहां आ जाएगा भैया हमारा m नॉट c स्क्वायर। ये तो हो गया, आ गया भैया हमारा फोर्थ इक्वेशन का माइनस। जो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, जो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे। क्या है भैया, h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू स्क्वायर, क्या हो गया भैया ये h स्क्वायर न्यू डैश होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू स्क्वायर। अगला क्या है भैया, माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश और कॉस थीटा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई भैया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन बहुत ही इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार हमें नहीं बन रहा है, बस थोड़ा सा दिखने में क्लटर्ड लग रहा होगा, डर लग रही होगी, लेकिन उस चीज को अपने को प्रोसेस वाई करना है भैया। अपना कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। जब 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तब हमें क्या मिला भैया, m स्क्वायर c4 और माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर v स्क्वायर, और उधर साइड एक वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे देखो कुछ भी कट रहा है क्या,
एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर है, उधर साइड क्या यहाँ पे भी, हाँ भैया यहाँ पे भी एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर है। जब इस माइनस को खोलोगे तो वो भी माइनस में चला जाएगा। चलो भैया ओपन ही कर लेते हैं, क्या ओपन कर ले, क्या बोलते हो, है हिम्मत? चलो ठीक है भैया ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा किया, ये इक्वेशन एज इट इज एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू डैश का होल स्क्वायर। या तो एक काम करते हैं, रुको, एक काम करते हैं, अपन इसको यहां पे ही ओपन कर देते हैं। अगर अपन ने इस ब्रैकेट को हटाया, अगर अपन ने इस ब्रैकेट को हटाया तो क्या चीज आएगी, यहां पे तो माइनस कंटिन्यू होगा, ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी भैया, माइनस हो जाएगी, और साथ ही साथ जो ये वाली वैल्यू थी यहां पे प्लस हो जाएगा। इतना करने के बाद ये जो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर है ये कट जाएगा किससे भैया, इस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर से। और क्या एक और चीज कट रही है, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, हाँ जी भैया ये भी दोनों वैल्यूज कट रही हैं, ये भी कट हो गया आपस में। और कुछ हट रहा है क्या, एच स्क्वायर न्यू डैश, और एक सेकेंड यहाँ पे न्यू और न्यू डैश आएगा ना, न्यू और न्यू डैश, हाँ ये यहाँ पे दो चीजें दिख गई मैंने, ये गलत है, यहाँ पे ये चीज नहीं होगी, ठीक है, ये वाली चीज है। प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी टू द पावर 4, क्या कुछ कट रहा है, नहीं भैया अभी फिलहाल तो नहीं कट रहा है। चलो इतना नोट करो। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी भैया, कौन सी दो चीजें, सबसे पहले तो ये एक वैल्यू आपको दिख रही होगी भैया 2h स्क्वायर न्यू डैश और न्यू, और दूसरी तरफ सेम चीज आपको यहां दिख रही होगी 2h स्क्वायर न्यू और न्यू डैश। बस दिक्कत क्या है भैया, यहाँ cos थीटा लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से हम अपने 2h स्क्वायर न्यू और न्यू डैश को कॉमन ले लेंगे। इधर तो एज इट इज चीजें चलती रहेंगी, एम स्क्वायर, हालांकि इधर भी एक काम करो, एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 को कॉमन ले लो। जब एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस इधर वी स्क्वायर, और क्योंकि यहां सी टू द पावर 4 हमने कॉमन लिया है तो क्या करेंगे, एक सी स्क्वायर को यहां डिवाइड कर देंगे। ये चीज का रीजन आपको अभी आगे पता चलेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये चीज कर ली है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये चीज कर ली है। यार इस चीज को नोट कर लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगा। माइनस जब यहां पे कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा भैया, एक सेकेंड, इसको जब कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2h स्क्वायर न्यू डैश न्यू, कॉमन आया तो ये -1 और यहां प्लस में आ जाएगा भैया cos थीटा, क्या आ जाएगा भैया, cos थीटा। दूसरी तरफ क्या प्लस हो गया हमारा, ये प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, एक सेकेंड, ये एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 है, और एक और चीज क्या बची हुई भैया, ये वाली टर्म हमारी बची हुई है, माइनस क्या हो गया, हाँ माइनस 2h न्यू डैश माइनस h न्यू, और यहां बचा हुआ है भैया एम नॉट सी स्क्वायर। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई, इस चीज को थोड़ा सेपरेट कर लेना यहां से, ठीक है, क्या इतनी चीज हमें समझ में आई। या फिर एक काम करो, इसमें एक और चीज कॉमन ले लो, इसमें अगर मैंने ये माइनस भी कॉमन ले लिया तो माइनस आ जाएगा यहां पर, माइनस आ जाएगा यहां पर, और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला प्लस हो जाएगा माइनस। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई, इसको थोड़ा इरेज ही कर दो भैया, इसको इरेज किया, हाँ ठीक है, वो माइनस चला गया और ये पूरी टर्म इरेज हो गई, ठीक है, ये वाला हिसाब किताब हो जाएगा। दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं कि भैया इस टर्म पे हम फोकस करें, एम स्क्वायर, और ये वाले टर्म पे C4 को इग्नोर करना है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर किसी ने पढ़ी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर किसी ने पढ़ी है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि मास ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है, कि मास ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ बॉडी इन मोशन इज ऑलवेज इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इन रेस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो एम नॉट है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला है। ये जो एम नॉट है ये है मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, क्या है भैया, एट रेस्ट। ये वाला जो फॉर्मूला है ये जो एम है, एम क्या हो गया, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इन मोशन। जैसा कि मैंने इलेक्ट्रॉन वाले केस में बताया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन को स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करा रहे होते हैं तो उसके मास ऑफ बॉडी इन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट एम नॉट होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन क्या हो जाएगा भैया, एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, एम हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर जब करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें क्या मिलेगा,
कि भैया एम स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ रही है, एम स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ रही होगी भैया एम नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या भैया 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस टर्म को इधर भेजो, इस टर्म को इधर भेजो, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, ये हो जाएगा इज इक्वल टू एम नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। क्या ये सेम टर्म है जो यहां दिख रही है, एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, क्या ये सेम टर्म है, क्या ये और ये दोनों सेम टू सेम है? हाँ जी भैया सेम टू सेम है। तो अपन क्या करेंगे, एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर की जगह एम नॉट स्क्वायर हम लिख देंगे। क्या करेंगे भैया, एम नॉट स्क्वायर हम लिख देंगे। इस चीज को हल्का आगे बढ़ा लेता हूं मैं, यहां पे आगे, ठीक है। कुल मिला के हमने क्या किया है, एम नॉट होल स्क्वायर और यहां पे आ गया भैया सी स्क्वायर। क्या आ गया भैया, सी स्क्वायर, सी होल स्क्वायर। दूसरी तरफ हमारी क्या इक्वेशन है, दूसरी तरफ हमारी क्या इक्वेशन है, दूसरी तरफ की हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश न्यू, और जो भी आगे लिख लेते हैं उसको थोड़ा सा, क्या हो गया भैया, माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश न्यू, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी टू द पावर 4। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं भैया, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, माइनस में एक और लास्ट बची हुई है माइनस 2h न्यू एच न्यू डैश माइनस एच न्यू, यहां पे आ जाएगा माइनस 2h न्यू डैश माइनस एच न्यू। एक और टर्म बचा है भैया एम नॉट सी स्क्वायर। क्या आ गया भैया, एम नॉट सी स्क्वायर। बस एंड पे ही आ रहा है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब यहां पे थोड़ा गौर करो, क्या इसमें कुछ कॉमन समझ में आ रहा है, कुछ कटने वटने वाला हिसाब किताब समझ में आ रहा है यार। यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आ सकता है, हाँ यहाँ पे सी टू द पावर 4 है, ठीक है, यहाँ पे सी टू द पावर 4 है। अब देखो एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 और यहाँ पे भी एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करने के बाद क्या करो, इस वाले पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, माइनस माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा, और उधर साइड क्या बचा भैया, उधर साइड बचा माइनस में 2h न्यू डैश माइनस एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर। या एक काम करो, इसमें भी h को कॉमन ले रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं भैया, h को हम कॉमन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, h को हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया 2h और ये न्यू, इतनी वैल्यू आ जाएगी, है ना, यही सेम चीज़ है ना, हाँ जी भैया सेम चीज़ है। यहाँ पे हमने h को कॉमन लिया। अब दूसरी तरफ जब हम यहाँ पे 2 को देख रहे हैं और यहाँ h स्क्वायर को देख रहे हैं, तो एक h से एक h उड़ा दो और 2 को 2 से उड़ा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अपने ये न्यू डैश और न्यू को उस साइड भेज दो, कॉस थीटा इज इक्वल टू न्यू डैश माइनस न्यू, यार ये थोड़ा डैश गड़बड़ सा बन गया, ठीक है। और यहाँ डिवाइडेड बाय में कौन सा टर्म आ जाएगा भैया, ये न्यू डैश और न्यू वाला टर्म आ जाएगा, यहाँ पे इनटू पे एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा। जब इस माइनस को अंदर एक सेकंड, ये न्यू कहाँ से आ गया, अच्छा ये न्यू डैश यहाँ पे हुआ है। जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू और न्यू डैश आपस में शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पे न्यू आ गया और माइनस न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू डैश और न्यू, और यहाँ पे आ गया भैया एम नॉट सी स्क्वायर। यार इस चीज़ को अपने हिसाब से सेपरेट जरूर कर लेना, ये ऐसा एक साथ मत लिख दो, यहाँ पे ये सेपरेशन, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज चल रहा है। अब देखो ये जो वैल्यू बन रही है, क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस म्यू डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय न्यू, क्या हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू मिल रही होगी? हाँ जी भैया डेफिनेटली मिल रही होगी, हाँ जी भैया डेफिनेटली मिल रही होगी। सेम चीज को यहां पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बचा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, नोट कर लो
1 माइनस कॉस थीटा। उधर साइड में हमने क्या निकाला भैया, इस वैल्यू की जगह पे हम ये लिख रहे हैं 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू, और इधर आ गया भैया हमारा m नॉट सी स्क्वायर। क्या आ गया भैया, m नॉट सी स्क्वायर। क्या हमें एक चीज पता है कि 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू लैम्डा होता है। क्या हमें इतना पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। क्या लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? क्या इतनी चीजें हमें सब पता है? हाँ जी भैया पता है। तो जिस तरीके से 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू लैम्डा होगा, ठीक उसी तरीके से 1 अपॉन 1 अपॉन न्यू डैश होगा लैम्डा डैश के बराबर। क्या होगा भैया, लैम्डा डैश के बराबर। क्या करो, 1 माइनस कॉस थीटा, उस m नॉट सी स्क्वायर को भी इधर ही ला लो, वो क्यों बचा है बेचारा उधर। यहां पे आ गया भैया लैम्डा डैश और माइनस लैम्डा। क्या निकल के आ गया भैया, लैम्डा डैश और माइनस लैम्डा। और भैया इसी की पूरी उलझन थी, इसी की पूरी उलझन थी। मैंने शुरू में क्या बताया था कि जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है, जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है वो कितना होता है भैया, लैम्डा डैश के बराबर, सॉरी डेल्टा लैम्डा के बराबर होता है। और ये होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। लैम्डा डैश क्या होता था, वेवलेंथ आफ्टर कोलिजन, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन आफ्टर कोलिजन और वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन। इनके बीच में एक वेवलेंथ शिफ्ट आ रहा होगा, जिस वेवलेंथ शिफ्ट को हम एक फॉर्मूला से निकालेंगे। अगर अभी आगे मैं क्वेश्चन भी एक दो करा दूंगा, फॉर्मूला से निकालेंगे, जो कि होगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय m नॉट सी स्क्वायर। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, पहला तो ये कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि ये एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द फोटोन के बीच में जो थीटा बन रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा ये m नॉट पे डिपेंड कर रहा होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन का वो वाला मास है जो कि कोलिजन से पहले है। भैया ये डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमने डिराइव कर ली है और इसी की पूरी झंझट थी। और इसी डेल्टा लैम्डा को क्या कहा जाता है भैया, कॉम्पटन शिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, कॉम्पटन शिफ्ट कहा जाता है। आज की वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई यार, आज की वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई। मैंने एक चीज और आपके लिए नोट बनाए थे, प्रोसेस के नोट्स। ये हो गया भैया हमारा एक्सप्लेनेशन। ये यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपके थ्योरी में काम आएगा, जो आपके थ्योरी में काम आने वाला है। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आपका लिखा हुआ है भैया कॉम्पटन स्कैटरिंग है क्या, ठीक है। दूसरी तरफ फोटोन का डिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, स्कैटरिंग किस तरीके से होती है, और साथ ही साथ जो ये कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में लिखा हुआ है, एंगल जिस क्या क्या बनेगा, इनिशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। ये मैंने बस थ्योरी लिख दी है, इसको मैं एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितना लिखा है वो ऑलरेडी मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। मैंने आपको डेरिवेशन करा दी भी है कॉम्पटन शिफ्ट की, ठीक है, प्रॉपर डिटेल में सारी डेरिवेशन करा दी। मैंने आपको कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है वो बता दिया, पूरा अच्छे से आपको बता दिया कि कहाँ ये कॉम्पटन शिफ्ट, ये जो कॉम्पटन स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ भैया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बाद कॉम्पटन ने ये सोचा कि एक्सरे और गामा रे के लिए भी हम ये चीज़ सेम परफॉर्म कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसका ओरिजिनेशन हुआ। यहाँ पे उसी का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि भैया क्या कॉम्पटन शिफ्ट है, क्या कॉम्पटन स्कैटरिंग है, सारी चीज़ें, क्या एंगल बन रहा होगा, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। तो उस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन चुकी है, लेकिन यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरजीपीवी का दिमाग खराब होता ही रहता है, आपके जो भी आप यूनिवर्सिटी में हो वहाँ पे ये क्वेश्चन आ ही सकता है, क्योंकि वी नेवर नो ना कब कहाँ क्या हो जाएगा। तो पढ़ के जाते हैं थोड़ा सा। प्लेलिस्ट में आपकी ये वीडियो भी है, सेकंड वीडियो। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी आपको कोर्सेज के बारे में शायद पता ही होगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, फिर भी मैं अगर बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री अगर पढ़ना है उसकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। बेसिक फिजिक्स मैंने पढ़ाया है, फिजिक्स अभी ये चल ही रहा है, उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी मैंने पढ़ाया है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। मैकेनिक्स भैया ने पढ़ाया, इरफान भैया ने पढ़ाया है, और BEEE के लेक्चर्स चालू हो चुके हैं। सबकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग सिविल एंड मैकेनिक्स पढ़ना है तो आपको हमारे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना होगा, और वहां पे आप जाके ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ सकते हो। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।